फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट एसएसटी का एनसीईआरटी। तो हम एसएसटी का एनसीईआरटी जो है क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे। तो हम एक एक चैप्टर को करते हुए चलेंगे। ओके, तो पहले हम एक चैप्टर जो है वो पूरा रीड करेंगे और पूरे चैप्टर का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और जो मेरी नोट्स है सीटेट की हैंड रिटेन एसएसटी की, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो ये पूरा चैप्टर का भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा और मेरी हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएगी। तो आप लोग को मन करेगा तो आप लोग पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स से भी आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए वीडियो में बिल्कुल बने रहिए एंड तक। एंड पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, तो ये हम पढ़ेंगे। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ अब आगे हम देखेंगे। अभी जो जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, देखिए। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं तो फिर आपके एसएसटी में अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपका एसएसटी अच्छे से 40 क्वेश्चंस होते हैं एसएसटी कीजिए और बेस पेडागोजी, तो आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप 6, 7, 8 की एसएसटी पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे। आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में अपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आगे आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। तो ये सब तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इनको छोड़ दीजिए। ओके, आगे देखते हैं हम। आप अगर चाहते हैं कि नोट्स जैसा मैंने बनाया है वो मैं शेयर करूं तो मैं टेलीग्राम पे वो भी शेयर कर दूंगी। और अगर आप ये पूरा चैप्टर 1 का, जो ये सीटेट का है, जो एसएसटी की बुक है, ये चैप्टर 1 का आप पूरा ये पीडीएफ चाहते हो, जैसे टोटल है ऐसे ही चाहते हो, तो भी आप लोग कमेंट करेगा, मैं टेलीग्राम पे वो भी शेयर कर दूंगी। आइए पता लगाएं, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए मानचित्र और उसके घटक। आगे हम मानचित्र और उसके घटक देखेंगे। हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। यह एक लघु क्षेत्र, एक बृहद क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य अथवा भारत जैसा एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप इसे ऊपर से देखते हैं, जैसे एटलस। अब देखिए एटलस मानचित्रों की एक प्रमुख पुस्तक या संग्रह है। जैसा कि आप जानेंगे मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये जो हाईलाइट किया है मैंने, ये इम्पोर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देखिएगा। भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, महासागरों और नदियों को दर्शाते हैं। भौतिक मानचित्र क्या दर्शाते हैं? पर्वत, महासागर और नदियों को। राजनैतिक मानचित्र देशों या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। ओके, उदाहरण के लिए सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और उनकी राजधानियों को दर्शाता भारत का एक मानचित्र। आगे देखिए थीमेटिक मानचित्र विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए ये चित्र दिखाया गया है, ये मैं शेयर कर दूंगी अगर आप बोलेंगे तो, नहीं तो मैं अपने नोट्स तो शेयर करूंगी ही करूंगी। किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीकात्मक चिन्ह। तो ये तो रहा इम्पोर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी नहीं किया है, पढ़ने की नीड भी नहीं है, झूठी में आपका टाइम वेस्ट होगा। आगे आप लोग देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, ये भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लोग पढ़ो, लेकिन आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, आप लोगों के काम आ सकता है। अब देखिए ये सारे जो चित्र हैं इनको देख के हमको समझना है
मैं PDF शेयर कर दूंगी, आप लोग समझ लीजिएगा। आइए पता लगा। ये देखिए, लघु नगर के मानचित्र पर पुनः विचार कीजिए। दी गई सूची में सही और गलत कथनों की पहचान कीजिए। बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है, तो ये चित्र दिया हुआ है, वहाँ आपको जाके ये सारी चीज़ें देखनी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं PDF शेयर करूँगी। तो अब देखिए, प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे मानचित्र में वास्तविक भवनों और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख ड्राइंग्स हैं, लेकिन एक बड़े नगर या एक देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होगा। इनकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भवनों के विभिन्न प्रकारों जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्गों, रेलवे लाइनों और नदी, ताल या वन के लिए प्रतीक चिन्ह। इस तरीके से मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अनेक विवरण दर्शाए जा सकते हैं। आगे देखिए, विभिन्न उपयोगकर्ता मानचित्र को अधिक सरलता से समझे। इसके लिए मानचित्र निर्माता विशिष्ट प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। विभिन्न देश प्रतीक चिन्हों के अलग अलग समुच्चय का उपयोग करते हैं। सरकारी निकाय भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत के मार्गों के मानचित्रों के लिए प्रतीक चिन्हों का एक संकलन निर्धारित किया है। इसमें से कुछ चयनित चिन्हों को पृष्ठ 11 के चित्र 1.2 में दर्शाया गया है। तो 1.2 किधर है? यहाँ देखिए, यहाँ सारे चित्र, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, रेलवे स्टेशन, सड़कें, कच्ची पक्की, सीमा, ये सब आप देख लीजिएगा। ओके, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट किया है मैंने। पृथ्वी का मानचित्रण। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है, क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है। इनकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूरा गोलाकार नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। अतः इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। कागज के एक समतल पृष्ठ पर एक गोलाकार वस्तु को यथावत चित्रित करना संभव नहीं है। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए एक संतरे को इस प्रकार छीलिए कि आपके पास उसके छिलकों के केवल 3 अथवा 4 टुकड़े हो। उसके बाद एक मेज पर उन्हें चपटा करने का प्रयास कीजिए। आप पाएंगे किनारे को तोड़े बिना आप नहीं कर सकते। करके देख लीजिएगा। आप एक ग्लोब पर विचार कीजिए जो एक गोल आकृति जैसा है और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, तारों और तारामंडल आदि का भी एक मानचित्र हो सकता है। इस पृष्ठ पर दिए गए प्रथम चित्र पर दर्शाई गई भौतिक वस्तु जो गोलाकार है, सामान्यतः धातु, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बनी होती है। आगे देखिए, हमारे यहाँ पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लोब का अध्ययन करेंगे। चूंकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार एक समान होता है, इसलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करती है। आइए इनकी कुछ विशेषताओं का पता करें। अब देखिए, निर्देशांक को समझना। किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए जिसमें सीधी पंक्ति में समान आकार की दुकानें हैं। आप बाजार के एक स्टेशनरी की दुकान पर अपने मित्र से मिलना चाहते हैं, लेकिन आपका मित्र यह नहीं जानता कि दुकान कहाँ पर है। अतः आप उसे इस प्रकार का निर्देश देंगे, प्रवेश द्वार से 5वीं पंक्ति की 7वीं दुकान पर सायं 6 बजे मुझसे मिलो। इससे आपका मित्र आपकी सही स्थिति को निर्धारित कर पाएगा। आप शतरंज के पटल पर विचार करते हैं। आगे बढ़ने वाले खिलाड़ी की चालों को दर्ज करने के लिए मुख्य खानों पर अक्षर क से ज तक और दोनों ओर के बीच अंक 1 से 8 तक लगाए जाते हैं। चित्र देखिए, चित्र इधर है। इसे साधारण प्रणाली से खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग को अंकित कर पाते हैं और प्रत्येक चाल चिन्हित करते हैं। यहाँ पर सफेद पक्ष की रानी के सामने वाले प्यादे को 2 चाल आगे बढ़ाकर एक बहुत सामान्य चाल खेल का आरंभ किया गया है।
अतः प्यादा घ 2 से 4 की ओर आगे बढ़ा है। अब देखिए, यहाँ से देखिए, अब ये छोड़ दीजिए, अब अक्षांश से देखिए, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, अक्षांश देखिए। आइए ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए। जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु 2 ध्रुव हैं। इनके मध्य में भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त होती है। उस वृत्त को पहचाने जो इसे चिन्हित करती है। चित्र 1.3 हम देखेंगे। अभी आगे हम 1.3 चित्र देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर आगे 1.3 चित्र आप देखिएगा। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं और दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी। अक्षांश भूमध्य रेखा से इस दूरी को मापता है। आप इस यात्रा के किसी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश कहा जाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः ग्लोब पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे ही उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं तो अक्षांश द्वारा अंकित दिए गए वृत्त छोटे होते जाते हैं। आगे देखिए, अक्षांशों को अंशों डिग्री में व्यक्त किया जाता है। परंपरागत रूप से विषुवत वृत्त अक्षांश 0 डिग्री या 0 अंश है, जबकि 2 ध्रुवों के अक्षांश क्रमशः 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण है। इसे 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण के रूप में लिखा जाता है। आगे देखिए, अक्षांश और जलवायु के बीच एक संबंध है। भूमध्य रेखा के चारों ओर जलवायु सामान्यतः गर्म, इसे उष्ण भी कहा जाता है। जैसे यह भूमध्य रेखा से दूर 2 ध्रुवों में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं, तब अक्षांश की डिग्री बढ़ती जाती है और जलवायु शीतोष्ण हो जाती है। उत्तर या दक्षिण ध्रुव के निकट जलवायु शीत होती है। आप विज्ञान में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, और यह हम भी एक वर्ष की समयावधि में विभिन्न ऋतुओं का अनुभव क्यों करते हैं। आप यहाँ ग्लोब देख लीजिए, ग्लोब है। यह ग्लोब अक्षांशों के समांतरों और देशांतरों के यामोत्तरों दोनों को दर्शाता है। ठीक है, देखिए, प्रमुख यामोत्तर है भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त, एशिया, यूरोप। ठीक है, अब देखिए देशांतर। अब कल्पना कीजिए कि आप संभवतः सर्वाधिक छोटी रेखा पर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ग्लोब का अवलोकन कीजिए। आप पाएंगे यूरोप और अफ्रीका के मार्ग से जाने की जगह आप एशिया के मार्ग से भी जा सकते हैं और दूरी एक समान होगी। इन रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये अर्धवृत्त हैं जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाते हैं। आगे देखिए, इसमें तो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं, जो आपने पढ़ा वही सब है। आप इसे मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। ओके, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। इसमें भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। आइए पता लगाएं, ये सारी चीज़ें हैं तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। और लेकिन आप लोग चाहो तो अपनी जानकारी के लिए पढ़ भी सकते हो। बाकी ये ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। अब चलिए हम देखते हैं समय क्षेत्र टाइम जोन को समझना। ठीक है,
अब ये क्या है, जो ग्लोब को ही समझना है। ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है और प्रत्येक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री है, अतः इसका अर्थ है प्रति घंटा, यानी कि 15 डिग्री 15 गुणे 24 बराबर 360। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के यामोत्तरों को अंकित कीजिए। मुख्य यामोत्तर से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 डिग्री 15 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व 45 डिग्री पूर्व प्राप्त करते हैं और इस प्रकार 15 डिग्री जोड़ते हुए 180 डिग्री पूर्व तक पहुंचते हैं। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है तो प्रत्येक 15 डिग्री यामोत्तर पर स्थानीय समय का 1 घंटा जुड़ता है। यदि 15 डिग्री पूर्व पर दोपहर 1 बजे का स्थानीय समय है तो 30 डिग्री पूर्व पर दोपहर 2 बजे होंगे और इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत होता है। उदाहरणतया यदि 15 डिग्री पश्चिम पर स्थानीय समय प्रातः 11 बजे का है तो 30 डिग्री पर प्रातः 10 बजे होंगे और इसी क्रम में घटता जाएगा। तो ये रहा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आइए पता लगाए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ये भी है, आइए पता लगाएं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अब इसमें देखें, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। ग्रीनविच पर मुख्य स्थिर मुख्य यामोत्तर जिसके विपरीत की रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आगे देखिए, ये अफ्रीका और एशिया के कुछ समय क्षेत्र यहाँ दिए हुए हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ देखिए, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। मानचित्र पृथ्वी के क्षेत्र, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, को दर्शाने के लिए एक अत्यधिक उपयोगी साधन है। मानचित्रों के मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह है। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान की एक स्थिति है जिसमें अक्षांशों और देशांतरों के एक ग्रिड, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली, भूमध्य रेखा के समांतर और उससे दक्षिण की ओर जाने वाली, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक काल्पनिक रेखाओं की सहायता से सही परिभाषित किया जाता है। आगे देखिए, देशांतर से समय निर्धारित किया जाता है और समय क्षेत्र को भी परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य यामोत्तर के विपरीत लगभग 180 डिग्री के देशांतर पर अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर तिथि में 1 दिन का परिवर्तन होता है। ये प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजना है। आप इसका मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देखिए, आगे क्या है। अब देखिए, समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएं देशांतर के यामोत्तर के समान होती हैं। भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है और ये पहली है, इसको आप मन करके सॉल्व करिएगा, कोई फायदा नहीं है वैसे। ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब ये आपका ख़त्म हो गया चैप्टर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में चैप्टर 2 हम देखेंगे क्या है, महासागर एवं महाद्वीप। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसकी PDF ये पूरा जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और इसकी जो नोट्स है वो भी मैं, मेरी जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और अगला आपका चैप्टर है महासागर एवं महाद्वीप। तो एक एक चैप्टर करके हम 6 और 8 का NCERT पूरा खत्म कर देंगे। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मैं बहुत मेहनत करती हूँ
और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी मेरा कोई भी पर्पज़ नहीं है। नोट्स तो मेरे पास जो भी नोट्स हैं, हिमांशी मैम के नोट्स हैं, सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, वो मैं फ्री में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग को बस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।